हजारों हजारों साल से लोगों के दिमाग में यह सवाल रहा है कि जो जैसा है वो वैसा क्यों है। सोना चमकता क्यों है, पानी बहता क्यों है, हर लिविंग थिंग में कार्बन क्यों है। और लोगों का यह भी सवाल रहता है कि जो जैसा है वो वैसा ही क्यों नहीं रह जाता है। ये कई सारी चीजें समय के साथ बदलते क्यों हैं। समय के साथ लोहे पे जंग लग जाता है, समय के साथ आम ग्रीन से येलो हो जाता है, समय के साथ हम और बूढ़े लगने लगते हैं, हमारा एजिंग होता है और इसीलिए ही हमारा मरना भी निश्चित है। क्यों समय के साथ कोई चीज बहुत जल्दी बदल जाता है। जैसे कि सोडियम के पत्थर को अगर हवा में छोड़ दे तो वो ऑलमोस्ट तुरंत जल जाएगा, लेकिन वहीं किसी सोने के चेन को हवा में छोड़ दिया जाए तो वो सालों साल तक जैसा है वैसा ही रह जाता है। कई सालों में कई महान लोगों ने ऐसे ही बहुत सवाल उठाए और बहुत जवाब दिए और उन्हीं बातों को हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। मोटा मोटी शब्दों में केमिस्ट्री हमें दो चीज समझाता है, जो चीज जैसा है वो वैसा क्यों है, और दूसरा जब वो चीज समय के साथ बदलेगा तो क्यों, कैसे और कितना तेजी से बदलेगा। ये दो चीजों का जवाब हमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मिलता है। हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज जितना आगे तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम उतने अच्छे से अपने अराउंड के सब्सटेंसेस और मटेरियल्स का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर समझ पाएंगे। और ये पढ़ाई बहुत लंबा और गहरा है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जब सबसे पुराने साइंटिस्ट ने अपने आप से ये सवाल किया कि भाई जो जैसा है वो वैसा क्यों है, या कोई दो चीज अलग अलग क्यों है। जैसे लोहा ग्रे कलर का है लेकिन गोल्ड सुनहरे रंग का है, लोहा ज्यादा हार्ड है लेकिन सोना ज्यादा सॉफ्ट है, इनमें फर्क क्यों है। लोहा कम घना है, सोना ज्यादा घना है, मतलब गोल्ड का डेंसिटी आयरन से ज्यादा है, लेकिन ये आयरन और गोल्ड में फर्क है ही क्यों। और इस बात का जवाब देने के लिए उन्हें नेचुरली ऐसा लगा कि उनको ये समझना पड़ेगा कि ये आयरन, गोल्ड और सभी चीज, पूरा दुनिया किन चीजों से बना है। यानी आयरन के अंदर अगर हम झांकते चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, और गोल्ड के अंदर भी झांकते चले जाएं तो क्या मिलेगा, और जो मिलेगा फाइनली उनमें ऐसा क्या अलग है कि गोल्ड के प्रॉपर्टीज कुछ है और आयरन के प्रॉपर्टीज कुछ और है। और ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। अगर बच्चों को तुम देखो कोई खिलौना दोगे तो अगर खिलौने से कुछ आवाज आ रहा है या लाइट जल रहा है, बच्चा उसको तोड़ के खोल के देखना चाहता है। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ये सोचते हैं कि हम किसी चीज के अंदर क्या है ये देख पाए तो हमें वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसीलिए हजारों साल तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने चीजों को छोटा 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 काट के ये पता करने का कोशिश किया कि इसके अंदर है क्या, ये सभी चीज किस चीज से बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गोल्ड और आयरन ले लें और फिर गोल्ड को छोटा 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 काटते चले जाएं, सेम हम आयरन को भी छोटा छोटा काटते चले जाएं, तो हमें क्या नजर आएगा। अब शायद थोड़ा कॉमन सेंस से तुम समझ पा रहे होगे, अगर ये गोल्ड का ब्रिक है मेरे पास, मैं इसको दो हिस्सों में काटूंगा तो अब जो छोटा हिस्सा मिलेगा अभी भी वो गोल्ड ही होगा, उसका कलर गोल्ड का होगा, उसके पास गोल्ड के सारे प्रॉपर्टीज होंगे। सेम आयरन रॉड के साथ भी इसको 2, 4, 10 पार्ट में काटूंगा फिर भी जो एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा वो भी आयरन ही होगा, उसके पास आयरन के सारे प्रॉपर्टीज होंगे, मतलब ग्रे कलर का होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो सवाल ये उठता है मैं इनको कितना छोटा कर सकता हूं कि तभी भी उनके पास अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रह जाए। क्या मैं जितना चाहूं उतना छोटा हमेशा के लिए कर सकता हूं कि कहीं एक लिमिट है। तो कई साल के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये पता चला कि हाँ भाई एक लिमिट है। अराउंड 1600s में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उसको ये पता चला कि अगर वो कोई भी सामान उठा ले और उसको छोटा 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 तोड़ते चले जाए तो हर सामान के केस में फाइनली एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। जैसे मान लो इस गोल्ड को छोटा 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 तोड़ते चले गए तो फाइनली एक बहुत छोटा सा गोल्ड का पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और छोटा नहीं कर पाएंगे। इसके पास अभी भी सारे गोल्ड के ही प्रॉपर्टीज होंगे, गोल्ड का कलर होगा, गोल्ड का चमक होगा, लेकिन इससे अगर और छोटा काटे तब वो और गोल्ड नहीं रहेगा। यानी दिस पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ गोल्ड। ऐसा ही आयरन के साथ भी होगा, काटते चले जाओ एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसके पास अभी भी आयरन के सारे प्रॉपर्टीज होंगे जिसे हम और छोटा नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट जॉन डाल्टन को उस समय ऐसा ही लगता था और इसका यही कहना था कि भाई अगर तुम ये बड़ा सा गोल्ड का ब्रिक देख रहे हो तो वो यही सबसे छोटे वाले पार्टिकल से मिल मिल के बना है। सेम विद आयरन, इस सबसे छोटे पार्टिकल को वो नाम दिया एटम। और उसका ये मानना था कि इस पूरे दुनिया का हर एक चीज एटम्स से ही बना है, एटम्स ही मिल मिल के ये बड़े बड़े मैटर बन जाते हैं। अगर एक आयरन का रॉड उठाते हो तो वो अरबों खरबों आयरन के एटम से मिलके बना है। कई बार कोई चीज जैसे कि पानी एक नहीं दो टाइप के एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम से मिलके बना है, लेकिन हर एक चीज एटम्स से ही मिलके बना है। अब ये जान जाना बहुत अच्छा बात तो है कि गोल्ड गोल्ड के एटम्स से बना है और आयरन भी आयरन के एटम से बना है, लेकिन इससे फिर भी ये तो नहीं समझ में आया कि गोल्ड और आयरन के बीच में जो फर्क है
वो क्यों है? गोल्ड के सारे प्रॉपर्टीज और आयरन के सारे प्रॉपर्टीज अलग क्यों हैं? हमारा प्लान था गोल्ड के अंदर झांक के देखना और आयरन के अंदर झांक के देखना। हम झांक के देखे भी हैं और हम एकदम एटम के लेवल तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं समझ में आया कि भाई गोल्ड के प्रॉपर्टीज और आयरन के प्रॉपर्टीज अलग क्यों हैं। तो शायद अब हमें एक गोल्ड के एटम और एक आयरन के एटम के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों के एटम्स में फर्क क्या है। हो सकता है इनके एटम के अंदर झांक के देखे तो दोनों में अलग अलग पिक्चर नजर आए और वहां से समझ में आने लगेगा कि अच्छा भाई, दो चीज अगर अलग अलग होते हैं तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके एटम के अंदर का मामला अलग अलग है। लेकिन एक एटम के अंदर झांक के देखे कैसे? मैं तुमको ये बता दूं, बड़े आसानी से मैं ऐसे लिख दिया ना, छोटा छोटा काटते चले जाओ, लास्ट में मिलेगा एक गोल्ड का एटम। ये गोल्ड का एटम कितना छोटा है? एक बालू के दाने जितना छोटा है या उससे भी छोटा है? क्या इतना छोटा है कि आंख से दिखाई ना दे? तो यहाँ देखो मैं लिखा हूं कि एक एटम का रफली साइज कितना होता है। एक एटम का जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर को 1 बिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब कितने पार्ट्स में? 1 के बाद 9 जीरो लगाओ, उतने पार्ट्स कर डालो 1 मीटर का। और 1 मीटर कितना होता है? मैं हाथ से जितना दिखा रहा हूं ना वो रफली 1 मीटर है। तो इतने से जगह में एक लाइन से अगर मैं एटम सजाऊं तो 1 बिलियन एटम्स फिट हो जाएंगे। तो एक एटम सोच पा रहे हो कितना छोटा है? फॉर योर रेफरेंस, अपने बाल का एक स्ट्रैंड जो है ना, एक बाल, उसका थिकनेस 1 लाख नैनोमीटर है। तो बाल तो ऐसे ही भाई इतना पतला है, इस पतले से बाल को और लाख गुना पतला कर दो। एक एटम उतना छोटा है जिससे हमें यह समझ में आता है कि भाई एक एटम के अंदर झांक के देखना कि एक एटम के अंदर क्या है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। सच बताऊं तो पिछले 10,000 साल से इंसानों को पता था कि दुनिया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही कि दुनिया पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ये बहुत हजार साल से कई कई अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग लोग बोलते आए हैं। लेकिन एक एटम के अंदर क्या है, ये अभी से 300-400 साल पहले तक भी किसी को नहीं पता था। मतलब ये 10,000 साल पहले से एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन एटम के अंदर क्या है ये जानने के लिए उत्सुक बहुत थे लोग, क्योंकि तभी पता चलेगा सब चीज अलग अलग है क्यों, जो जैसे है वो वैसे क्यों है, और जब बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं। यही पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, और यही समझने के लिए हमें एटम के अंदर झांकना जरूरी है। और इसीलिए ये जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का मैं लेक्चर बना रहा हूँ, उसका जो पहला वीडियो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। यहीं से हमें चीजों के फंडामेंटल नेचर के बारे में पता चलेगा। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एटम इतना छोटा है। और ये भी देख लो एटम कितना हल्का है, 10⁻⁻26 kg। मतलब 1 kg से कितना गुना कम? 100026 जीरो लगा दो, इतना गुना कम 1 kg से। तो इसीलिए ये बड़ा जाहिर सा बात है कि हजारों साल तक nobody could understand what is the structure of an atom, what lies inside an atom। 1800 से 1900 के बीच में जब साइंस और आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ा, तब पहली बार थोड़ा थोड़ा ये अंदाज लगाया गया कि एटम के अंदर में है क्या। और कहानी शुरू होता है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी से। देखो 1800 में बिजली का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हो गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और लोगों को यह भी पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और ये भी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। और इन्हीं नॉलेज से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता किया गया कि एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज तो होता है। जे थॉमसन बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि एक एटम के अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या था इस पे मैं आज नहीं जा रहा हूँ, बट जे थॉमसन ने ये पहली बार ये पता कर लिया था कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि भाई अगर पूरा दुनिया एटम से ही मिलके बना है, और ऐसे तो देख के कोई भी नेगेटिवली चार्ज है नहीं, ज्यादातर बॉडीज न्यूट्रल ही हैं, और अगर पूरा दुनिया एटम से ही मिलके बना है तो एक एक एटम भी न्यूट्रल ही रहा होगा। और अगर उन्होंने एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ढूंढ लिए हैं तो जाहिर सा बात है एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना होगा। याद रखना उनके एक्सपेरिमेंट से उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मिले थे। वो अंदाज लगा रहे थे कि भाई अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होना पड़ेगा। और यही अंदाज लगा के उन्होंने एटम का एक ऐसा मॉडल तैयार किया, वो ये माने कि भाई एटम के अंदर ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एटम का बचा हुआ खाली हिस्सा है, पूरा बचा हुआ खाली हिस्सा, वो पूरा बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ है, और इस फैले हुए पॉजिटिव चार्ज में तुमको ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स नजर आएंगे। इस मॉडल को फेमसली जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल बुलाया था। पुडिंग मतलब केक के जैसा। इस केक में बीच बीच में जहां प्लम है, ये प्लम है इलेक्ट्रॉन, और इन प्लम के चारों तरफ जो ये केक का ब्रेड वाला पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज। तो 1800s में कई साल तक लोगों ने जे थॉमसन का दिया गया ये मॉडल को एक्सेप्ट किया कि भाई एटम के अंदर का दुनिया ऐसा दिखता है। लेकिन लेट 1800s में एक आदमी थे अर्नस्ट रदरफोर्ड,
उनको ये बात पच नहीं रहा था कि भाई अगर जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्कवर किया है तो ये असम्पशन कहां से आ गया कि पॉजिटिव चार्ज बस फैला हुआ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ कोना में बैठे हों। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज भी प्लम की तरह इधर इधर इधर, प्लम्स की तरह इधर 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 पार्टिकल की तरह फैले हों, स्प्रेड आउट ना हो, पार्टिकल जैसे हों। तो अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका लोकेशन और नेचर पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत स्मार्ट एक्सपेरिमेंट था। वो क्या किए, एक पतला सा गोल्ड का लीफ लिए, सोने का पत्ता। गोल्ड इसलिए लिए क्योंकि उनको सच में बहुत पतला सा लीफ चाहिए था। मतलब इस पत्ते के लेयर में, एक लेयर में जितना कम हो सके उतने कम एटम्स हो, और उन एटम्स की तरफ उन्होंने पॉजिटिव चार्ज फायर किया। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हें अल्फा पार्टिकल्स भी बोला जाता है। असल में ये हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट अभी के लिए समझो कि ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें इन गोल्ड के एटम्स की तरफ फायर किया गया है। अब सोच के देखो, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक एटम के अंदर घुसता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। अब जे थॉमसन की बात माने तो एटम के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, तो जब अपना अल्फा पार्टिकल, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, वो एटम के अंदर घुसेगा तो उसे एटम के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन तो फील होगा, लेकिन ये रिपल्शन का कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा। भाई अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर घुसा, अब तो उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उधर बैठा पॉजिटिव चार्ज उसको इधर धक्का देगा, जो इधर बैठा है वो उधर धक्का देगा, और नेट मिला के ये हर तरफ से आते हुए रिपल्शन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये अल्फा पार्टिकल बिना कहीं भी डिफ्लेक्ट हुए सीधा एटम को पार कर जाना चाहिए। अगर हम जे थॉमसन के मॉडल को सच माने तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हम फायर करें एटम्स की तरफ, बिना कोई डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाने चाहिए। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने किया तब उनके लिए रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन तो ये था कि ऐसे अल्फा पार्टिकल शूट करेंगे और सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड सीधा चले जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर जितने भी रिपल्शन फील करेगा उनके इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये अल्फा पार्टिकल का पाथ अनअफेक्टेड रहेगा और सीधा निकल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये था कि सारे अल्फा पार्टिकल सीधा नहीं निकले। हाँ, कई सारे निकल गए, ज्यादातर निकल गए, लेकिन कई सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो अपने पाथ से डेविएट होने लग गए। कुछ तो बहुत ज्यादा भी डेविएट हो रहे थे, ऐसे गए ऐसे आ गए। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कब ऐसा होगा? एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस कैसे रहे होंगे कि उनके थ्रू पास करते हुए अल्फा पार्टिकल्स का पाथ इस तरीके से इफेक्ट हुआ? मैं इस एक्सपेरिमेंट का सिमुलेशन भी तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ मैं अपना प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल चूज करूंगा। याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल में अपना पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है और प्लम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स फायर करने वाला हूँ। तो ये देखो, अल्फा पार्टिकल का गन है, ये वो गोल्ड का लीफ है। गोल्ड के लीफ के अंदर का एक एटम को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया जा रहा है। अब चलो फायर करते हैं इस पे अल्फा पार्टिकल्स। ये देखो, अल्फा पार्टिकल्स फायर होने शुरू हो गए। ये जो आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये है अपने अल्फा पार्टिकल्स। अब जब एक एक अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर घुस रहा है तो क्या उसको रिपल्शन फील हो रहा है? हाँ भाई, ये जो रेड वाला पार्ट है ये पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एक अल्फा पार्टिकल को वो रिपेल तो कर रहा है, लेकिन किसी भी एक अल्फा पार्टिकल पे तो रिपल्शन हर तरफ से आ रहा है ना, तो वो किसी एक तरफ रिपेल होकर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो कब होगा? ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक जगह होता, तब अल्फा पार्टिकल जब उसके पास से जाते तो रिपेल हो रहे होते। यहाँ से जाएंगे इधर रिपेल हो जाएंगे, यहाँ से जाएंगे इधर रिपेल हो जाएंगे, बट उसके लिए सारे ये पॉजिटिव चार्ज को एक जगह इकट्ठा होना होगा, तब जाके हम अल्फा पार्टिकल्स के पाथ में डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। वरना थॉमसन के मॉडल से एक्सपेक्टेड ये था, बट जो ऑब्जर्व किया गया उसका रियलिटी क्या निकला, तो अब मैं तुमको रियलिटी दिखाता हूं। तो इस बार भी अपना ये गोल्ड का लीफ है, यहाँ हम अल्फा पार्टिकल्स फायर करने जा रहे हैं। इसी गोल्ड लीफ के अंदर एक छोटा सा हिस्सा देखें तो ये देखो गोल्ड के एटम्स हैं, ये वो गोल्ड लीफ का थिकनेस है। हाँ, तो बहुत पतला सा गोल्ड लीफ है, 2-3 एटम है एक लाइन से इस पे, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे पास करेंगे। अभी और ज्यादा सिंप्लिसिटी के लिए ना मैं बस ये दिखाता हूँ कि अगर एक एटम से पास करेगा अल्फा पार्टिकल तो क्या होगा। तो अब बस मैं एक एटम रख रहा हूँ और इसके थ्रू अल्फा पार्टिकल पास कराऊंगा, देखते हैं अल्फा पार्टिकल कैसे जाता है। ये देखो भाई, ध्यान से देखना। अब देखो, कई सारे ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो बिल्कुल सीधा निकल जा रहे हैं, लेकिन जो लोग एटम के सेंटर से पास कर रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये देखो डिफ्लेक्ट हो गया, इधर जा रहा है। अब याद रखना, रदरफोर्ड को ऐसा पता नहीं था कि सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ हैं। तुम भी एक बार के लिए ये चीज को इग्नोर कर दो, सोचो ही मत कि यहाँ कुछ है, तुम बस डिफ्लेक्शन के पैटर्न पे ध्यान दो। ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हाथ के पास से सब अल्फा पार्टिकल्स गुजर रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यानी एक एटम के सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज रहा होगा,
फैला हुआ नहीं होगा थॉमसन जैसा बोल रहा था। यही बात रदरफोर्ड को समझ में आया है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित कर दिया दो चीज, एक कि एटम के अंदर हाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो फैला हुआ नहीं है। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में लोकलाइज्ड है। इस सेंट्रल रीजन को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। दूसरा बात, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हाँ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पर उसके अलावा मोस्ट जगह खाली है। ये कैसे पता उनको? क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अनअफेक्टेड निकल जा रहे थे, जो सेंटर के पास से जा रहे थे वही डिफ्लेक्ट हो रहे थे। वैसे तुम चाहो तो मैं ये मल्टीपल एटम्स वाले सेटअप में भी दिखा देता हूं एक बार, ये देख लो। हाँ, तो जो मल्टीपल एटम्स है, पर्पल वाले जो जा रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल है। हाँ, दिखाई दे रहा है ना कैमरा में? वैसे तो ध्यान से देखोगे तो ऐसे मैक्सिमम तो सीधा निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। ये देखो डिफ्लेक्ट कर गया। तो इसी से ये पता चला कि हाँ मैक्सिमम एटम तो एम्प्टी है, लेकिन हर एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ नहीं है, वो एक जगह सेंटर में लोकलाइज्ड है। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देख के रदरफोर्ड ने फिर अपना एक नया मॉडल दिया कि भाई ऐसा दिखता है एटम। थॉमसन के मॉडल से उन्होंने ये मान कि हाँ भाई एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में फैला हुआ नहीं है, वो सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में लोकलाइज्ड है। इस सेंटर ऑफ द एटम को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। लेकिन क्या ये मॉडल परफेक्ट है? नहीं, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे एक सवाल तुम्हारे मन में ये उठ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और एटम का सेंटर पे जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, और उसी कारण से जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए, और फिर उससे एटम का जो ये स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रदरफोर्ड ने कैसे समझाया? समझाया क्या? तो हाँ समझाया। इस बात को उन्होंने तारों, सितारों और चांद को देख के समझाया। देखो अभी अगर मैं एक बॉल लेके अपने बैल्कनी में जाऊं और उसको गिरा दूं तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ खींच ले रहा है। यही सेम काम मैं अपने छत पे जाके करूंगा। छत पे गया, बॉल हाथ में लिया, छोड़ा तो वो नीचे चला जाएगा। अगर मैं बहुत ऊपर जाके आसमान में करूं ये एक्सपेरिमेंट तो भी करूंगा तो फिर ये गिर जाएगा। करेक्ट? थोड़ा और ऊपर जाओ तो आसमान में कैसा एक बड़ा सा बॉल बैठा हुआ है, अपना चांद। तो भाई हमें जितना भी अपने चारों तरफ चीज नजर आ रहा है वो अगर अर्थ पे गिर रहा है तो चांद आके अर्थ के सरफेस पे क्यों नहीं गिर रहा है? आखिरकार वो भी तो अर्थ के सराउंडिंग में है। अर्थ सबको अपने तरफ खींच रहा है, तो क्या चांद को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है? तो अर्थ चांद को भी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन चांद हमारे अर्थ पे इसलिए नहीं गिर जा रहा है क्योंकि चांद चल रहा है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ स्क्रीन के बीच में मैं अर्थ को रखा हूं, और हमें पता है कि अर्थ के पास अगर मैं कोई भी चीज को रखूंगा तो वो उसे अपने तरफ खींच लेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये देखो, इसको यहाँ रखा, अर्थ पे टना गया, या यहाँ रखा, ये भी अर्थ की तरफ टना गया। करेक्ट? कोई भी चीज जो अर्थ के चारों तरफ है अर्थ उसे अपने तरफ खींच ले रहा है। चांद भी तो ऐसा ही एक बॉडी है। मान लो चांद यहाँ पर कहीं है, मैं लगा देता हूं, देखो यहाँ पर चांद है, तो चांद को भी टना के अर्थ पे गिर जाना चाहिए, बट ऐसा हो तो नहीं रहा है। पहला बात ये समझो कि ये सवाल भी एटम के मॉडल में जो हम सवाल उठाए हैं उसी तरह है। बीच में अपना न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, एंड बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और सेम सवाल हम मून पे भी उठा रहे हैं कि अपना मून अर्थ पे जाके क्यों नहीं गिर जा रहा है? तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मून रुका हुआ बॉडी की तरह स्टार्ट नहीं करता है। देखो अगर कोई बॉडी रुका हुआ रहता है और वहां से उसका जर्नी शुरू हो रहा है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन अगर कोई बॉडी है जो बड़ा तेजी से अर्थ के पास से गुजरता है तो हाँ अर्थ उसको भी खींचेगा, लेकिन क्योंकि इस बॉडी के पास अपना स्पीड है वो अर्थ के तनाव के बावजूद भी निकल जाएगा। जैसे इस बॉडी को देखो, ये एक स्पीड से शुरू किया, अर्थ उसको टान रहा है, फिर भी वो अपने स्पीड के कारण निकल गया। अगर स्पीड इनफ नहीं होगा तो वो अर्थ में गिर जाएगा। ये देखो, ये भी एक स्पीड से आया था, लेकिन देखो इसका स्पीड उतना नहीं था तो अर्थ उसको टान के अपने अंदर खींच लिया। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बॉडी हो जो ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा धीरे हो, एकदम परफेक्ट स्पीड पे हो और परफेक्ट दूरी पे हो अर्थ से, तो क्या होगा? इस बॉडी को देखो, इसको मैं एक ऐसे स्पीड से छोड़ा हूं जिससे कि वो उतना भी तेज नहीं है कि निकल जाए, लेकिन इतना धीरे भी नहीं है कि वो अर्थ में गिर जाए। फिर वो क्या बन गया? बन गया अपना मून। हमारे मून के पास वो परफेक्ट स्पीड है जिससे वो ना तो अर्थ पे गिरता है ना ही उसे छोड़ के कहीं और चला जाता है। तो रदरफोर्ड ने इसी बात का यूज करके अपने एटम के मॉडल को समझाया। बोला भाई न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह रुके हुए नहीं है,
थॉमसन के मॉडल में उसे ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन रदरफोर्ड बोला नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पीड से घूम रहे हैं। तब मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं रहे, खींच रहे हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पीड है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर नहीं रहा है, ठीक है, वो पूरे टाइम घूम रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड है और वो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियस के अंदर गिर नहीं रहे हैं। तो अपने सोलर सिस्टम के अपीयरेंस से इंस्पायर होके रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दे दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम के बीच में अपना सन होता है, वैसे ही एक एटम के अंदर बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड ठीक जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड अपने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे मामला खत्म नहीं होता है, अभी भी रदरफोर्ड के मॉडल्स में काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैक्सवेल खड़ा करके रखा था। मैक्सवेल एक और फिजिसिस्ट था उन्हीं के जमाने का, जिसने ये खोज लिया था कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा। एक्सेलरेट मतलब या तो अगर वो अपना स्पीड बदलेगा या अपना चलने का डायरेक्शन बदलेगा, जब वो इनमें से कुछ एक करेगा तो उस चार्ज बॉडी में से एनर्जी एमिट होगा। इसके बारे में तुम आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए ये जान जाओ कि रदरफोर्ड जब अपना मॉडल दिया था तो मैक्सवेल ऑलरेडी इस बात को बोल चुका था और प्रूव भी कर चुका था। अब इस इलेक्ट्रॉन के जर्नी पे ध्यान दो, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसका पूरे टाइम डायरेक्शन बदल रहा है। देखो अभी वो इधर जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो वो इधर जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो इधर जा रहा है। तो ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी का एग्जांपल है। चार्ज तो है ही क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और गोल गोल घूम रहा है, यानी वो पूरे टाइम अपना डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलता हुआ बॉडी एक एक्सेलरेटिंग बॉडी कहलाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनर्जी छोड़ रहा है, और एनर्जी छोड़ेगा तो वो समय के साथ धीरे होते चले जाएगा। और तुमको पता ही है कि हम लोग यहां पर आराम से इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि अपने पास परफेक्ट स्पीड था, लेकिन अगर अपना स्पीड कम होते गया तो हम लोग को अर्थ या यहां पे न्यूक्लियस अपने तरफ खींच लेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मैक्सवेल के थ्योरी के अनुसार रदरफोर्ड के ये मॉडल में ये कमी है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा उसका स्पीड घटते जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी एमिट करते रहेगा, इसलिए वो धीरे धीरे गोल गोल स्पाइरल होके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और इस बात का रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। तो हाँ, ये हमें मानना पड़ेगा कि रदरफोर्ड का मॉडल थॉमसन के मॉडल से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। देखो रदरफोर्ड के मॉडल में एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा सेंटर में लोकलाइज्ड है, उसको वो न्यूक्लियस कह रहा है। कुछ ही टाइम में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हो गया था। और फिर सबको यह पता था कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, और सारे के सारे प्रोटॉन्स ये एटम के सेंटर में हैं, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया है न्यूक्लियस। लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि अगर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यानी कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास है तो रिपल्शन होगा। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स एक साथ इतना पास में कैसे आराम से बैठे हैं? इनमें तो बहुत रिपल्शन होना चाहिए, जिसके कारण न्यूक्लियस फट के अलग हो जाना चाहिए। अब इस बात का भी जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो इससे समझ में आता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे, और समय के साथ और साइंटिस्ट आए जो इन क्वेश्चंस को आंसर करते चले गए। इनफैक्ट एटम के अंदर एग्जैक्टली क्या मामला चल रहा है ये आज भी एक टॉपिक ऑफ रिसर्च ही है। Nobody really knows the perfect structure of an atom. With time, scientists have come that have tried their best to give models that correctly explain the behavior of an atom and the nature of an atom. But exactly structure of atom है क्या, ये अभी तक क्लियरली सबको नहीं पता। लेकिन हाँ, रदरफोर्ड के ये दो बात बिल्कुल सही थे कि एटम का मैक्सिमम जगह खाली है और एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में लोकलाइज्ड है। ये आज भी लोग इस बात को सही मानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अंदर स्पाइरल होके गिर क्यों नहीं जा रहे हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन के कारण न्यूक्लियस फट के अलग क्यों नहीं हो जा रहा है? कुछ ही सालों में नील्स बोर बोल के एक साइंटिस्ट आए, और फिर उनके बाद जेम्स चैडविक बोल के एक साइंटिस्ट आए। उन दोनों ने आके इस मॉडल्स में कुछ कुछ करेक्शन लाया, कुछ कुछ चेंज लाया, जिससे वो ये समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन्स पहला बार न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जा रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर
हालांकि इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स बैठे हैं, उनमें आपस में रिपल्शन होने के बावजूद भी न्यूक्लियस फट क्यों नहीं जा रहा है? देखो, नील्स बोर का ये कहना था कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल होके इसलिए नहीं गिर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जहां चाहे वहां नहीं घूम सकते। वो लोग एकदम स्पेशल स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमते हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज नहीं करते। अब वो एनर्जी क्यों नहीं लूज करते? क्या मैक्सवेल का कहना गलत हो गया कि एक्सीलरेटिंग चार्ज बॉडी एनर्जी लूज करता है? उन डिस्कशंस में मैं आज नहीं जा रहा हूं, वरना अपना ये वीडियो क्वांटम फिजिक्स का बन जाएगा। अभी के लिए इतना जान जाओ कि नील्स बोर के करेक्शंस के कारण हमें ये पता है कि अपने जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रहते हैं। इस ऑर्बिट्स को हम नाम देते हैं k ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, N ऑर्बिट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, अलग अलग ऑर्बिट को अलग अलग नाम दिया गया है, K, L, M, N एंड सो ऑन। और नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिट में घूम सकते हैं। किसी दो ऑर्बिट के बीच में तुमको कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और कुछ साल बाद अपने दूसरे साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने आके ये पता किया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन्स बैठे हैं। एक्चुअली एटम के अंदर एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। और न्यूट्रॉन्स का चार्ज है न्यूट्रल, यानी ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है। और किसी तरीके से ये न्यूट्रॉन्स का ही काम है न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करना। हाँ, इन प्रोटॉन्स के बीच में आपस में बहुत रिपल्शन है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन्स है ना न्यूक्लियस के अंदर, इस रिपल्शन के बावजूद भी न्यूक्लियस को एक साथ बांध के रखते हैं ग्लू के तरह। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं इसका भी पढ़ाई हम आज नहीं करेंगे, उसका पढ़ाई न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर का फिजिक्स। बट अभी के लिए ये जान जाओ कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल ढूंढे जा चुके हैं। एक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, फिर है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया ही कैसे? वो तो न्यूट्रल है, तो उनको डिटेक्ट करना और मुश्किल होगा, वो तो किसी से अट्रैक्ट या रिपेल होंगे नहीं। सही बात है। तो मैं तुमको ये बता दूं कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स का मास, यानी वो कितना भारी है, और प्रोटॉन्स का मास कंपेयर करोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हल्के हैं, 10,000 गुना ज्यादा हल्के हैं। हल्के सब हैं, 1 मिलीग्राम के भी लाखों करोड़ों टुकड़े कर दोगे तो प्रोटॉन्स उनसे भी हल्के हैं। लेकिन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा भारी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे एटम का जो वेट है उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। जो कंट्रीब्यूशन आएगा मेजरली प्रोटॉन से आएगा। बट हुआ ये कि जब एक एटम का वेट निकाला गया, मान लो एटम के अंदर 6 प्रोटॉन थे, तो एक्सपेक्ट किया गया था कि भाई इस एटम का वेट एक प्रोटॉन का जो वेट होता है उससे 6 गुना आएगा, क्योंकि एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन तो बड़े हल्के हैं। लेकिन मेजरमेंट करने के बाद देखा गया कि एक एटम का वेट उससे कई ज्यादा आया, ऑलमोस्ट डबल आ गया, जिससे ये समझ में आया कि भाई एक एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल भी होना पड़ेगा, उनका ही ये एक्स्ट्रा मास है। इनफैक्ट एक मजेदार बात बताता हूं, न्यूट्रॉन्स का जो वेट है ना वो प्रोटॉन्स के वेट से भी थोड़ा सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अगर कोई कभी पूछे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, तो न्यूट्रॉन है। और सबसे हल्का कौन है, तो इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मोटा मोटी वेट बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं। इस मॉडल में क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट इस मॉडल में जो प्रॉब्लम्स है ना उनका डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मैं आज के वीडियो में नहीं करूंगा, उनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट ये जान के रखो कि कहानी यहाँ 1930s 1920s में खत्म नहीं हुआ था। इनके बाद श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और कई फिजिसिस्ट आए जो एटम के मॉडल को सुधारते चले गए। इनफैक्ट ये एटम के मॉडल को सुधारने के चक्कर में ही एक नया ब्रांच बन गया फिजिक्स का, जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। बट वो क्या है वो मैं आज नहीं बता रहा हूं। अभी के लिए हम अपने इस मॉडल को सच मान के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मॉडल भी हमें केमिस्ट्री में बहुत कुछ समझने में मदद करता है। तो हमारे आगे के डिस्कशन के लिए एक एटम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। बीच में है न्यूक्लियस, जिसके अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, इसलिए अपना न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। इन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया जाता है। पहले वाले को कहते हैं के ऑर्बिट या के शेल, फिर एल शेल, एम शेल एटसेट्रा। देखो, वीडियो के शुरू में हम लोग ये सवाल उठाए थे कि गोल्ड और आयरन अलग अलग है ही क्यों?
हम उनके अंदर उन्हें छोटा छोटा काट के झांकने का कोशिश कर रहे थे कि भाई काश हमें उनके अंदर कुछ अलग नजर आए, ताकि हम समझ पाए कि भाई गोल्ड का प्रॉपर्टीज और आयरन का प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों है। हम ये समझ गए थे कि आयरन आयरन के एटम से बना है और गोल्ड गोल्ड के एटम से बना है, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज अलग क्यों है ये समझने के लिए हमें उनके एटम्स के अंदर झांकना पड़ता। और अब फाइनली हमें पता है कि एटम के अंदर का मामला ऐसा दिखता है। एक आयरन के एटम के अंदर भी मामला ऐसा ही दिखेगा और एक गोल्ड के एटम के अंदर भी मामला ऐसा ही दिखेगा। तो भाई दोनों अलग है ही क्यों? अगर दोनों के एटम्स में कोई फर्क ही नहीं है, मतलब दोनों ही चीज जिस चीजों से मिलके बने हैं वो अंदर में एकदम सेम ही है, तो मिल के वो लोग अलग बनेंगे ही क्यों? तो बात ये है कि गोल्ड का एटम और आयरन का एटम मोटा मोटी ऐसा ही दिखता है। दोनों के ही एटम में बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दोनों के एटम्स में एक जरूरी फर्क भी है। फर्क किस चीज का है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। आयरन के एटम के अंदर जब झांक के देखा गया तो आयरन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मिले 26 प्रोटॉन। तुम चाहे इस आयरन को कहीं से भी उठा के लाओ, तुम अपने खिड़की के ग्रिल से तोड़ के एक आयरन का एटम निकालो या केला के अंदर से अगर आयरन निकालो, तुमको आयरन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली 26 प्रोटॉन्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर तुम गोल्ड के एटम के अंदर झांकोगे तो तुमको उसके न्यूक्लियस के अंदर 79 प्रोटॉन्स मिलेंगे, चाहे तुम ये गोल्ड कहीं से भी लाओ। और यहीं से सभी को ये समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा भाई, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के फर्क के कारण ही आखिरकार चीज अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट इसका उल्टा थिंकिंग भी सही है। तुम दुनिया के किसी भी मेटल के अंदर से एक एटम खींच के लाओ, अगर इस एटम के अंदर तुमको 26 प्रोटॉन मिले तो ये एटम आयरन का ही होगा, और अगर एटम के अंदर 79 प्रोटॉन्स मिले होंगे तो ये एटम गोल्ड का ही होगा। अलग अलग एलिमेंट्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं अपने न्यूक्लियस में। अब तुम सोच रहे होगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या देखा गया? क्या आयरन और गोल्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग थे? क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग थे? तो एक बात समझ लो, हर एक एटम ओवरऑल में न्यूट्रल है। मतलब एक एटम का पूरा टोटल चार्ज निकालोगे तो वो जीरो रहेगा, यानी एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होने होंगे। तो अगर एक आयरन के एटम के अंदर 26 प्रोटॉन्स हैं तो उसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स भी रहने पड़ेंगे, तभी इस एटम का नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन बराबर है। वैसे चार्ज को किस यूनिट में मेजर करते हैं तुम्हें पता है? चार्ज इज मेजर्ड इन द यूनिट कूलम्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है। प्रोटॉन्स का भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम, लेकिन वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इसलिए एटम को न्यूट्रल होने के लिए किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने पड़ेंगे। और न्यूट्रॉन्स का क्या, मैं थोड़ी देर पे उस पे आता हूं। कुछ एग्जांपल्स देखो पहले। यहां मैं 3 अलग एलिमेंट्स के अंदर का कहानी तुमको दिखाना चाहता हूं। अगर हम कहीं से कार्बन उठा के लाए, कोयला कार्बन से बना है, तो कोयले के पत्थर में से एक अगर कार्बन का एटम निकालेंगे तो उसके एटम के अंदर भी बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन कार्बन के एटम में खास ये होगा कि उसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर हमें दिख जाएंगे 6 न्यूट्रॉन। उसी तरीके से मैं ऑक्सीजन के अंदर का स्टैटिस्टिक और आयरन के अंदर का भी स्टैटिस्टिक लिख दिया हूं। मैं आयरन का एग्जांपल यहां पे इसलिए भी लिखा हूं ताकि तुमको ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा सेम रहने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि तभी एटम न्यूट्रल बनेगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो ये बात जरूरी नहीं है। इनफैक्ट तुमको पता है, तुम एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स अगर पकड़ते हो ना, जैसे मान लो कार्बन के 3 एटम पकड़ लिए, 3 अलग जगह से लेके आ गए कार्बन, और फिर उनके एटम्स के अंदर झांक रहे हो, तुमको तीनों एटम के न्यूक्लियस में एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन्स तो मिलेंगे, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम कार्बन का एक्चुअल केस का बात करें तो एक कार्बन के एटम में 6 न्यूट्रॉन भी हो सकता है, 7 न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और 8 न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ये सभी है कार्बन के ही एटम्स, इसलिए इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे ध्यान दो, वो एग्जैक्टली 6 है। अगर न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन नहीं होते तो वो कार्बन होता ही नहीं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो अलग अलग है। मतलब कि ये हो सकता है कि अगर तुम आज यहाँ इंडिया के जमीन के अंदर से खोद के कार्बन का एटम निकाले तो उसके अंदर दिखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है, लेकिन अफ्रीका के अंदर से निकाले तो दिखा कि उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स है। तो कार्बन एटम्स कैन हैव अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन अलग अलग एटम्स को, जो कि सब सेम ही एलिमेंट के हैं
लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, ऐसे एटम्स को हम बुलाते हैं आइसोटोप्स। Isotopes are atoms that have the same number of protons but a different number of neutrons। यहाँ स्क्रीन पे मैंने कार्बन के आइसोटोप्स दिखाए हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में भी अपने अर्थ पे हमें कार्बन के यही 3 आइसोटोप मिले हैं। जहां से भी अर्थ पे कार्बन मिलता है या तो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, या तो 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, या तो 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबसे पॉपुलर वाला जो आइसोटोप है वो है ये वाला, जिसमें 6 न्यूट्रॉन है। अर्थ पे जितना भी कार्बन है उसका 99% कार्बन ये वाला कार्बन है, लेकिन कुछ मात्रा में ये 7 न्यूट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स वाले कार्बन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे सामने कोई एटम दिखाया जाए, हम उस एटम्स के अंदर कितना न्यूट्रॉन्स है ये देख के नहीं बता सकते कि भाई ये किस एलिमेंट का एटम रहा होगा, कार्बन का रहा होगा कि नाइट्रोजन का रहा होगा, किसका रहा होगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो किसी एलिमेंट के लिए फिक्स्ड है ही नहीं। जैसा कि यहाँ देखो, तुम अगर ऑक्सीजन के एटम के अंदर झांकोगे तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। और हम ऑलरेडी पिछले पेज में देखे थे कि अर्थ पे ऐसा कार्बन मिलता है जिसके न्यूक्लियस के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मतलब मैं अगर तुमको ऐसे 2 एटम्स दिखाता जिनके दोनों के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो तुम ये नहीं बोल पाते कि दोनों ऑक्सीजन के हैं या दोनों कार्बन के हैं, या कौन सा ऑक्सीजन का है कौन सा कार्बन का है। इनफैक्ट ऐसे 2 एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट के हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोन्स। देखो, अगर मैं तुमको ये एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिवील करता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जगह, तब तुम बता देते कि ये कौन कौन सा एटम है। जिसमें 6 प्रोटॉन है वो कार्बन का ही होना होगा, जिसमें 8 प्रोटॉन्स है वो ऑक्सीजन का ही होना होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज यूनिक टू इट्स एलिमेंट। तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के उस एटम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा एलिमेंट है। अगर न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स है तो वो ऑक्सीजन का ही होगा। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक यूनिक आईडी नंबर के जैसा है, जिससे एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक यूनिक आईडी नहीं बन सकता। तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक यूनिक आईडी नंबर जैसा ही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होते हैं। सही बात है, लेकिन जैसे जैसे अभी हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तुमको समझ में आएगा कि कई सिचुएशंस में एटम्स अपने अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेज देते हैं या तो बाहर से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से एलिमेंट नहीं आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे ध्यान दो। ये एक सेफ तरीका है ये पता करने का कि हम किस एलिमेंट के एटम को देख रहे हैं। इसलिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है। अब अगर मैं तुमको बोला कि किसी एटम के पास 7 न्यूट्रॉन है, तो बता दोगे ये किस एलिमेंट का एटम है? नहीं बता पाओगे। लेकिन यही अगर मैं बोला कि इस एलिमेंट के पास 7 प्रोटॉन है, तब हम बता देंगे कि ये कौन से एलिमेंट का एटम है। ये नाइट्रोजन होगा, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही 7 प्रोटॉन होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड ओनली नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7। इनफैक्ट केमिस्ट्री में एक टेबल होता है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसमें एक लाइन से एलिमेंट सजाए हुए रहते हैं और वो एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में ही सजाए रहते हैं। ये देखो पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है। ये थोड़ा सा राइट का कट गया है, ठीक है, इधर थोड़ा सा और है। बट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम निकालेंगे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा 1 प्रोटॉन। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का एक एटम निकालेंगे तो उसके एटम के अंदर मिलेगा 2 प्रोटॉन, और एकदम इसी ऑर्डर में सजाया गया है। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल। तो अगर तुमको कभी ये जानने का मन करे कि भाई किसी एलिमेंट के एटम्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो तुम बस पीरियोडिक टेबल निकाल के ये चेक करो कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, वो किस पोजीशन पे बैठा है। जैसे अपने ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर जो तार है वो कॉपर का बना होता है। तो अगर जानना है कि कॉपर के तार के अंदर जो कॉपर एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो हम पीरियोडिक टेबल में कॉपर ढूंढेंगे। ये रहा कॉपर, 29 नंबर पे कॉपर है। यानी कॉपर के एटम्स के अंदर झांकने से हमें 29 प्रोटॉन्स और 29 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये देखो एक बार कॉपर के अंदर झांक लेते हैं। कॉपर बाहर से ऐसा दिखता है, और ये है उसके एटम के अंदर का कहानी। उसके पास 29 प्रोटॉन्स है, 29 इलेक्ट्रॉन्स है और 35 न्यूट्रॉन्स है। अब ये एटॉमिक नंबर के साथ ही साथ तुम एक और नंबर सुने होंगे, मास नंबर। नहीं सुने होंगे तो अभी सुन लो। तो एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मतलब कि नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है? अगर उसके एटम के अंदर मिला 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो द मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 14। इनफैक्ट कई जगह बुक्स में और पीरियोडिक टेबल में भी कई बार कभी कोई एलिमेंट को लिखना रहता है तो इस तरीके से लिखा रहता है। बीच में उस एलिमेंट का सिंबल, जो कि या तो 1 या 2 लेटर का होगा,
टॉप लेफ्ट में लिखा होगा उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि उस एलिमेंट के एक एटम के अंदर कितना सारा प्रोटॉन्स है, और बॉटम लेफ्ट में लिखा होगा उसका मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं, उस नंबर को हम कहते हैं मास नंबर। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम के अंदर 7 प्रोटॉन्स ही होगा, लेकिन क्या किसी एलिमेंट का मास नंबर फिक्स्ड होगा? नहीं भाई, ऑलरेडी तो मैं दिखाया ही। कहां गया? ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछता कि कार्बन का मास नंबर बताओ, तुम बोलोगे सर हमें तो पता नहीं कि आप कार्बन के कौन से एटम को पकड़ के लाओगे, सभी में 6 प्रोटॉन तो है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन तो हम बता देते 6, लेकिन मास नंबर 12 होगा या 13 होगा या 14 होगा, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मास नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि सेम ही एलिमेंट के अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले वर्जन होते हैं, अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए किसी एलिमेंट का एक फिक्स्ड मास नंबर नहीं होता। हाँ, अगर मैं तुमको बता दूं कि मैं कार्बन का कौन सा आइसोटोप उठा के लाया हूं, जैसे अगर ये बता दिया कि ये वाला कार्बन एटम उठा के लाया हूं, तब तुम बोल देते कि हाँ, इस वाले कार्बन एटम का मास नंबर है 13, 6 + 7 13। कार्बन के तीनों आइसोटोप का अलग अलग मास नंबर होगा 12, 13, 14। इनफैक्ट अलग अलग आइसोटोप को इसी तरीके से पुकारा भी जाता है। इस वाले कार्बन को कहा जाता है कार्बन 12, इस वाले कार्बन को कहा जाता है कार्बन 13, और इस कार्बन को कहा जाएगा कार्बन 14। तो इसलिए ये बात समझ लो कि the atomic number of an element is fixed, but the mass number of an element is not a fixed value because that element can have different isotopes. कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले वर्जन नेचर में पाए जाते हैं। इनफैक्ट तुमको ऐसे भी 2 एटम मिल सकते हैं, 2 अलग एलिमेंट्स के, जिनका मास नंबर सेम हो जाए। जैसे इधर देखो, आर्गन और कैल्शियम 2 अलग एलिमेंट है, इसलिए ऑब्वियसली उनके पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का है 20, लेकिन ध्यान से देखो दोनों का मास नंबर एग्जैक्टली सेम है 40। 18 + 22 भी 40, 20 + 20 भी 40। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर सेम हो, इसलिए ऑब्वियसली मास नंबर इज नॉट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द एलिमेंट। इनफैक्ट ऐसे 2 एटम्स जिनका मास नंबर सेम है, वैसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। यहाँ एक और एग्जांपल देखो, ये मान लो नाइट्रोजन का एक एटम है और ये कार्बन का एटम है। अब नाइट्रोजन का एटम है तो 7 प्रोटॉन तो होना ही होगा, और उस नाइट्रोजन के एटम में देखा गया कि 7 न्यूट्रॉन्स भी है, और ये कार्बन का एटम है तो इसमें 6 प्रोटॉन तो होना ही पड़ेगा, लेकिन न्यूट्रॉन देखा गया कि इसके अंदर 8 है, यानी कार्बन 14 वाला आइसोटोप है ये। तो देखो ना, दोनों एटम का मास नंबर सेम हो गया, यानी ये 2 एटम क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। इस क्लास में अब मैं 3 टाइप के ये आइसो वाले वर्ड्स बोल चुका हूं, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स। हो सकता है तुम्हारा माथा थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, इसलिए इस पेज में मैं तीनों को एक बार समराइज कर दे रहा हूं। 2 एटम को आइसोटोप्स कब कहेंगे? अगर वो सेम ही एलिमेंट के 2 एटम हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। देखो, सेम ही एलिमेंट है इसलिए सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। और याद रखना, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इन दोनों एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने के कारण इनका मास नंबर अलग अलग होगा। इसलिए एक का मास लिखा m, दूसरे का दिखाया हूं m', यानी अलग अलग है। जैसे कार्बन 12 आइसोटोप एंड कार्बन 13 आइसोटोप। आइसोटोन्स क्या होते थे? 2 ऐसे एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट के हैं। देखो, एक को लिखा x, दूसरे को लिखा y, लेकिन इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब देखो, क्योंकि ये लोग 2 अलग अलग एलिमेंट के होंगे तो ऑब्वियसली इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में फर्क होगा, बट इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। अब फिर से, क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हैं, तो उनका मास नंबर अलग अलग होगा। इसलिए एक पे लिखा m, दूसरे में लिखा m'। तो 2 आइसोटोन्स के एटॉमिक नंबर भी अलग होते हैं और मास नंबर भी अलग होते हैं। सेम क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके एग्जांपल में लिखा भी था, ये देखो भाई, ये दोनों एटम आइसोटोन्स के एग्जांपल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। और इसका मास नंबर है 14 और इसका मास नंबर है 16। तो आइसोटोन्स क्या है? क्लियर है। और लास्ट में हम देखें आइसोबार्स। 2 एटम को हम आइसोबार तब कहते हैं जब वो 2 एटम अलग अलग एलिमेंट के हो, लेकिन उनका मास नंबर सेम रहे। अलग अलग एलिमेंट के हैं तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होगा, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, बट इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ ऐसे हैं कि जब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स वाला वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि मास नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं मास नंबर का सेम वैल्यू आ जा रहा है। जैसा कि यहां हुआ था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का सम सेम आ गया।
ऐसे दो एटम्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स ये हैं कि दो एटम्स अगर आइसोटोप्स हैं तो वो सेम ही एलिमेंट के होंगे, बट अगर दो एटम्स आइसोटोन्स या आइसोबार्स हैं तब वो अलग अलग एलिमेंट के होंगे। तुम इस बात को भी याद रख सकते हो कि दो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, दो आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है और दो आइसोबार्स में मास नंबर सेम रहता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है? वैसे मैं तुमको ये भी बता दूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम मास नंबर क्यों कह रहे हैं। मैं बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच लाइटर देन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एक एटम का जो मास है वो मोटा मोटी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से ही मिलके बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं। इसलिए अगर किसी नंबर से हमें इंडिकेट करना है कि कोई एटम कितना भारी है तो हम बस उसमें कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं इसी चीज पे ध्यान देंगे। ये मास नंबर का वैल्यू देख के हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एटम भारी है कौन सा एटम हल्का है। मतलब ऐसा बोल लो कि आर्गन और कैल्शियम अगर आइसोबार्स हैं तो इसका ये मतलब है कि एक आर्गन का एटम और एक कैल्शियम का एटम का ऑलमोस्ट सेम वेट है। उसी तरीके से जैसे इस आयरन और इस कार्बन को कंपेयर करोगे तो इस आयरन एटम का मास नंबर है 12 और इस आयरन एटम का मास नंबर होगा 56। तो इन वैल्यूज से ये समझ में आता है कि भाई ये एक आयरन का एटम कार्बन के एटम से 4-5 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, तो मास नंबर अलाउज अस टू कंपेयर द वेट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आइसोटोन, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार, ये तीनों का लॉजिक क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो मेरे एक लॉजिकल सवाल का जवाब दो। ये मैं एक एमसीक्यू पूछा हूं, इन्हीं टर्म्स पे बेस्ड है। हाँ, एक ही ऑप्शन सही है, सोच समझ के पिक करना। पिक कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या सही है। कर दिया आंसर लॉक? ठीक है, तो मैं ऑप्शन वाइज जाऊंगा फिर बताऊंगा कि कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन, टू एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे नॉट बी आइसोटोन्स। अब मान लो कि मैं तुम्हारे सामने दो एटम्स दिखा रहा हूं, दोनों के पास ही एग्जैक्टली 8 न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन। तो क्या ये बात जरूरी है कि ये दोनों एटम्स आइसोटोन्स होंगे? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों ही ऑक्सीजन के ही एटम्स हो, दोनों ही। याद रखना, आइसोटोन्स होने के लिए उन्हें दो अलग एलिमेंट के एटम होने होंगे। लेकिन हम अगर दो आइडेंटिकल एटम्स ही उठा लिए, मतलब अगर दोनों एटम्स में सब कुछ ही सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तब क्या उन दोनों एटम को हम आइसोटोन्स कहेंगे? नहीं, आइसोटोन्स होने के लिए उन्हें दो अलग एलिमेंट के एटम होने होंगे। इस ऑप्शन में मैं बस ये बोला कि मेरे सामने दो एटम है जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। मैं ये कुछ नहीं बताया कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है या नहीं है। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो आइसोटोन्स ही रहे होंगे? नहीं कह सकते। अगर दो एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो वो सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल एटम्स भी हो सकते हैं। तो इट इज ट्रू दैट दे मे नॉट बी आइसोटोन्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो अब अगले ऑप्शन में पढ़ें। ठीक है, टू एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मे नॉट बी आइसोटोप्स। फिर वही लॉजिक, मैं तुमको दो एटम दिखाया, दोनों में एग्जैक्टली 10 प्रोटॉन है, दोनों में ही 10 प्रोटॉन है। तो क्या जरूरी है कि अब ये लोग आइसोटोप्स होंगे? भाई अगर इन्हें आइसोटोप्स होना है तो इनमें डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना पड़ेगा। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इससे ये गारंटी तो हो गया कि ये लोग सेम ही एलिमेंट के दो एटम हैं। बट इन्हें आइसोटोप्स होने के लिए दे मस्ट हैव डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस ऑप्शन में सिर्फ ये बोला है टू एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से हम ये नहीं जान सकते कि ये आइसोटोप्स है या नहीं है। ये आइसोटोप्स भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल एटम्स भी हो सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है that these two atoms may not be isotopes। पिक करना है इनकरेक्ट, तो आगे बढ़ो। ऑप्शन सी, two isotones cannot have the same number of protons। भाई हम अच्छे से ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि अगर दो एटम को आइसोटोन्स होना है तो उन्हें दो अलग एलिमेंट के एटम्स होने होंगे। दो अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, मतलब उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होगा। ये ऑप्शन वही तो कह रहा है, two isotones cannot have the same number of protons। ये बात भी बिल्कुल सही है। पिक करना है इनकरेक्ट। तो हिसाब से पहले तीन ऑप्शंस तो एलिमिनेट ही हो गए, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। फिर भी पढ़ते हैं ऑप्शन डी क्या कह रहा है। टू आइसोबार्स मे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, अगर मैं तुमको दो एटम दिखाया और बता दिया कि भाई ये दो आइसोबार्स हैं, तो अगर दो एटम आइसोबार है तो इससे दो चीज पता चल जाता है। एक कि ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, यानी इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, और दूसरा कि इनका मास नंबर सेम है। तो अगर हमें ऑलरेडी पता है कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जाके मास नंबर सेम हो गया, तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहे होंगे?
अरे भाई अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करके दोनों के सेम वैल्यू कैसे आएंगे? इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो ना इस एग्जांपल में ये दोनों आइसोबार है, आइसोबार है मतलब अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बट मास नंबर सेम होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है 18 एंड 20, लेकिन मास नंबर को सेम करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी अलग अलग नंबर्स होने पड़े ताकि ऐड करके दोनों कुल मिला के सेम आ जाए। तो कोई भी दो आइसोबार्स का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकता। टू एटम्स दैट आर आइसोबार्स मस्ट हैव अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मस्ट आल्सो हैव अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Only then can the sum of number of protons and number of neutrons become equal. So the incorrect statement is D, and so the correct answer to this question is option D. Clear? इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डिस्कशन यहाँ होता है खत्म इस लेवल के लिए। ऐसे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जानने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग तो समझ लो 1913, 1914 के बाद जो भी डिस्कवर या इंप्रूवमेंट हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नॉलेज में उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्लास 10 के पहले तक जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें बहुत कुछ हमें आज जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझे हैं उतना में से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, देखो हमें अब एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, लेकिन एक बुरा खबर ये है कि ये जो हम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स देखे ना, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, जिनके पास कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। बुरा खबर ये है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के जो ये एटम है वो स्टेबल नहीं है, यानी वो अपने इस एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं नेचर में। इस बात का मतलब क्या है और फिर ऑब्वियसली ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं नेचर में, इसी का डिस्कशन मैं इस सीरीज के आगे वाले वीडियोस में करूंगा। Day 2 will be on stability of atoms. See you there. Bye.